Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing topic 9.7 part 2. So let's begin. See, in the previous lecture we already covered these two parts that is highlighted in grey और आज के इस lecture के अंदर we'll be covering the man's physiological responses to the environmental stresses. And as I already told in the previous lecture कि आपको वो वाला lecture देखना ज़रूरी है before watching the part 2. So अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है then you can go and watch that lecture because उसके अंदर जो आपके biocultural adaptations है that are like kind of a precursor for understanding the topic we are going to discuss in today's lecture. ठीक है, तो आप एक बार पहले वो देख लें. एंड द बेस्ट पार्ट विद 9.7 और आने वाले आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं दे आर फ्रेम्ड इन अ डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, बट जो उनका एक कोर आंसर करने के लिए आपके पास मटीरियल अवेलेबल होना चाहिए दैट रिमेन्स द सेम मोर और लेस, राइट? So that is a good thing actually. So you can actually go and refer to the previous year questions after watching the lecture so that आपको ये clarity मिल जाए कि हमें ये चीज़ पढ़नी थी, वो हमने अभी पढ़ ली है. Now like we are in a better position to answer any of the question that can come to us, right? So that remains the main motive of the lecture. So इसी के साथ शुरू करते हैं. सी हमने एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट, एडाप्टेशन, एक्लेमेटाइजेशन, ये 3 कीवर्ड्स डिस्कस किए थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर. अब जब आप एडाप्टेशन की बात करते हैं सो एडाप्टेशंस के भी अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं. दिस इज़ योर जेनेटिक और दी फंक्शनल वन, जिसको आप बायोलॉजिकल एडाप्टेशन के अंदर भी कैटेगराइज कर सकते हैं बिकॉज ऑल दीज कैटेगराइजेशंस और द डिस्ट्रीब्यूशंस दैट यू आर सेइंग, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने ये कोई कैटेगराइजेशन किया. दिस इज बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव, राइट? तो आप एडेप्टेशन को जेनेटिक और फंक्शनल में डिवाइड कर सकते हैं. बोथ कैन बी टर्म्ड एज द बायोलॉजिकल, अगर आप सिंपल टर्म्स में इनको कहना चाहें, एंड द कल्चरल वन ऑफ कोर्स. और ये जो कल्चरल वन होते हैं तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपके जितने भी ये पॉइंट्स मेंशन्स हैं लाइक हॉट डेजर्ट, कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या क्या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल और कल्चरल इन 2 हेडर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट? आई होप ये चीज़ें अब तक क्लियर होंगी. नाउ अब आप ये पिक्चर को देखिए. आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर यू विल बी एबल टू रियलाइज कि अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे अक्रॉस द ग्लोब यू विल फाइंड पीपल हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ देयर फिनोटाइपिक वेरिएबल्स, राइट? अगर आप आर्कटिक के लोगों को देखेंगे तो उनकी बॉडी टाइप आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी. वहीं सवाना जो रीजन है वहाँ पे आपको कुछ टॉल टाइप के लोग मिलेंगे. वहीं रेन फॉरेस्ट में आपको कुछ पिग्मीज या शॉर्ट हाइटेड पर्सन्स देखने को मिलेंगे, राइट? और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हम ये जो भी जितनी भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो यू शुड मेक श्योर कि आप एक इंटरलिंकेज करने के लिए केपेबल हो विद द प्रीवियस पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट वी हैव ऑलरेडी डन, राइट? बिकॉज दैट इज़ द मेन पर्पस. जब आप पहली चीज़ें पढ़ते हैं, पिग्मीज कौन है, क्या है, आर्कटिक के लोग किस तरीके के होते हैं, आपको ये चीज़ें पहले से थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए क्योंकि हमने रेस के अंदर भी इनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया और पार्ट 1 जो 9.7 का है उसमें तो किया ही किया है. तो ये जो सारे अलग अलग आप फिनोटाइपिक वेरिएबल्स देख रहे हैं, वाई दे आर काइंड ऑफ ए नेसेसरी, that are necessary because of the different climatic regions, कि अलग अलग climatic regions में किस तरीके से वो adapt कर सकते हैं. इनके लिए ज़रूरी है certain changes in their body types, right? अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, बेसिकली यही हम आगे चल के देखें. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद सम कंसेप्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर क्लैरिटी. क्योंकि मोस्टली जब आप इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की बात करेंगे, एज आई टोल्ड यू कि उसके अंदर हॉट, कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड पर जो भी चेंजेस आते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में, उनके बारे में हमें बात करनी है. सो मोस्टली लाइक दिस हॉट एंड कोल्ड और कहीं ना कहीं हाई एल्टीट्यूड पे भी आपको टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो इसलिए थर्मो रेगुलेशन का जिक्र बार बार आपको आएगा. थर्मो रेगुलेशन क्या होते हैं, लाइक हाउ द बॉडी एडजस्ट टू द टेम्परेचर, इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई दिस कंसेप्ट, ऑल्दो ये कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट या यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग. और कहीं ना कहीं अगर आपको थर्मो रेगुलेशन और कितने टाइप के थर्मो रेगुलेशंस होते हैं, क्या कौन कौन से एनिमल उसके अंदर आते हैं, तो दिस कैन बी लाइक अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर साइंस एंड टेक पोर्शन एज वेल. सो व्हाट इज थर्मल रेगुलेशन बेसिकली? तो अगर आप थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो इफ यू जस्ट ब्रेक दिस टू वर्ड, तो थर्मो इज लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, और रेगुलेशन यानी कि जो एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है
ऑफ द कोर बॉडी टेम्परेचर, उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, दैट इज बेसिकली अंडर द थर्मो रेगुलेशन. और ह्यूमन बॉडी में अगर आपको पता हो लाइक देयर इज अ 37 degree Celsius or you can say 98 degree Fahrenheit is the optimal range or the temperature जिसको आप कह सकते हैं कि ये सर्वाइवल के लिए इट्स लाइक काइंड ऑफ एन द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट. और इन सब रेगुलेशंस के लिए आपके ब्रेन में देयर इज अ स्पेसिफिक पोर्शन दैट यू कॉल द हाइपोथैलेमस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग दिस टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो बेसिकली आप बात करते हैं. और जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं हम आगे जब थोड़ी देर में देखेंगे वो किस टाइप की क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, वो सारी रेगुलेशन आपके हाइपोथैलेमस से ही की जाती है. तो बेसिकली यू कैन से दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, राइट. और ह्यूमन बीइंग में भी और भी अदर एनिमल्स में भी चाहे वो आप डिजर्ट एनिमल की बात करें, आर्कटिक में एनिमल्स की बात करें, दे हैव ऑल सर्टेन मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, राइट. और इसी जो आप गेन या बोल लीजिए ऑफ गेन ऑफ टेम्परेचर और लॉस ऑफ टेम्परेचर और मेंटेनिंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर, इनके बेसिस पर एनिमल्स को दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है. वन इज योर एक्टोथर्मिक एनिमल्स. अब ये एक्टोथर्मिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है. और आपको पता होगा ह्यूमन बीइंग इज द वार्म ब्लडेड, दैट मीन्स वी आर नॉट द एक्टोथर्मिक बट द अनदर वन दैट इज द एंडोथर्मिक एनिमल्स. बट अगर बात करें इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की तो इनका क्या होता है, मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड देम. तो इनके लिए दे गेन मोस्ट ऑफ देयर हीट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज एंड दे प्रोड्यूस अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट टू कीप देयर बॉडी वार्म. यानी कि फॉर दीज काइंड ऑफ एन एनिमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर इन ऑर्डर टू gain some kind of an heat, they require some external applications और internally अपने आप को regulate नहीं कर सकते हैं in terms of gaining the heat you can say. वहीं जब आप endothermic animals की बात करें, those are referred to as the warm blooded animals. तो ये जो अपने body में heat maintenance है, they can do by their own, right. And they develop most of their heat mainly from their body metabolism and produces a required amount of heat to keep their body warm. And these animals have a very high metabolic rate. और इनके कुछ examples all mammals और birds आपको इनके अंदर देखने को मिलेंगे. तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट सम कंसेप्ट दैट यू कॉल द थर्मोरेगुलेशन क्या होता है और एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है. और हमारा जो फोकस होने वाला है दैट इज अपॉन द एंडोथर्मिक एनिमल बिकॉज हम यहाँ पे मैन की बात करें. मैन इज नथिंग बट द मैमल इटसेल्फ. नाउ अब ये होम्योस्टैसिस क्या होता है, हमने थर्मोरेगुलेशन की तो बात कर ली. नाउ व्हाट इज दिस होम्योस्टैसिस. थर्मोरेगुलेशन व्हेन वी से, तो थर्मोरेगुलेशन इज लाइक मोस्टली टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, बट व्हेन यू से द होम्योस्टैसिस, homeostasis not just related to the temperature, it is way beyond that. वैसे ये जो पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इफ़ यू सी दैट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर के टर्म्स में है. होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, आपको जो एक ऑप्टिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जब आप मेंटेन कर लेते हो, दैट इज़ द होम्योस्टैसिस, राइट. सो थर्मोरेगुलेशन भी एक कहीं ना कहीं इसी काम में मदद करता है. देन other kind of homeostasis क्या क्या हो सकते हैं. if I have to just give you an example, maybe not related directly to this particular topic that we are going to read, but even though मैं आपको just बता दूँ कि ये concept अपने आप में काफ़ी broader है. suppose like a person is having like too much of sugar into their diet. अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर ले लेंगे तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका शुगर लेवल बढ़ेगा आपके बॉडी में, राइट. एंड इफ द शुगर लेवल इंक्रीजेज, व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली आपके बॉडी एक पूरी की पूरी मशीन है, राइट. आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन, और मशीन में अलग अलग जगह पे अलग अलग कमांड्स देते हैं लोग. और ये लोग कौन होते हैं, ऑफ कोर्स द ब्रेन सिस्टम इटसेल्फ. और इस ब्रेन के कमांड के बाद क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में जो लेवल है ब्लड शुगर का वो बहुत बढ़ जाता है, देन इंसुलिन रिलीज किया जाता है. और ये इंसुलिन क्यों रिलीज किया जाता है, अपॉन द कमांड, सर्टन कमांड की बॉडी का आपका ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया है, शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इसको आपको कम करना है, इंसुलिन रिलीज करो. और इंसुलिन रिलीज करने के बाद क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट है, ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड शुगर, वो मेंटेन कर ली जाती है, राइट. सो दैट इज अगेन होम्योस्टैसिस. यानी कि होम्योस्टैसिस ना कि आपके टेम्परेचर के लिए सीमित है, इट्स लाइक वे बियॉन्ड दैट. अलग अलग जो भी आपके मैकेनिज्म्स चलते हैं बॉडी में, उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ अब हम होम्योस्टैसिस टेम्परेचर के टर्म्स में अगर आप बात करें, दैट हाउ बेसिकली इट वर्क्स, बिकॉज जब आप आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको इन होम्योस्टैसिस का यूटिलाइजेशन नज़र आएगा, राइट. अब होम्योस्टैसिस टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे काम करता है, एज आई टोल्ड यू, टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे होता है, आपके हाइपोथैलेमस से होता है. और हाइपोथैलेमस को ये पता है, मतलब ऑलरेडी आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज द लाइक कोडेड कंप्यूटर, ठीक है. इसको कोड किया गया है कि जब टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है,
दैट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। अगर 40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया है टेम्परेचर, कुछ करना चाहिए। और वहीं अगर 35 डिग्री सेल्सियस भी चला जाए तो यानी कि वो काफ़ी लो हो गया। और इनके भी अलग अलग साइंटिफिक नेम्स हैं, वो हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, बट पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि अगर टेम्परेचर की रेंजेस इस तरीके से जाती है देन हाइपोथैलेमस releases the message in that way only to do what, to maintain the homeostasis. So एक चीज़ तो क्लियर है, लाइक आवर बॉडी समवट लाइक एक्ट लाइक दी थर्मोस्टैट। अगर आप माने कि टेम्परेचर अगर जिस भी तरह का होता है आसपास, उसी प्रकार से आपका थर्मोस्टैट भी काम करता है, जो कि जनरली आपको ठंड के सीजन में आप रूम्स को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली अगर आप ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हाउ दिस होम्योस्टैसिस वर्क इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। सो लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक वेरी सिंपली। अगर आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी हो जाती है, लाइक समटाइम्स व्हेन यू एक्सरसाइज मोस्टली, और अब जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको ज़रूर स्वेट निकलता है, राइट। सो वाई यू आर स्वेटिंग? बिकॉज आपका जो बॉडी टेम्परेचर है इट्स अल्टीमेटली राइजिंग, बिकॉज आप सर्टन एक्टिविटी कर रहे हो और उस एक्टिविटी की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज कर रहा है। बट एज वी नो बॉडी को तो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सो जब स्वेट रिलीज होता है तो स्वेट ऑल्दो लाइक इट्स नॉट हेल्प यू टू like provide with that much of you can say the coldness, but होता क्या है कि जब sweat release होता है तो it ultimately gets evaporated, और इस evaporation की वजह से एक soothing effect आपको feel होता है। Another thing is कि there is a concept or there is a term called the vasodilation। vasodilation में क्या होता है, जो आपके blood vessels है वो dilate होते हैं, यानी कि they started expanding, ठीक है। और इस expansion की वजह से क्या होता है, heat radiate करते हैं आउटसाइड, क्योंकि वो स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे स्टार्ट रेडिएटिंग द हीट। एंड द अपोजिट केस इन विच अगर आपके बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मोस्टली लाइक आप ठंड के सीजन में उसको ले लीजिए, ठंड के सीजन में क्या होता है, वॉस्को कॉन्ट्रैक्शन। वॉस्को कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड दैट प्रोड्यूसेस दैट शिवरिंग इफेक्ट जो आपने देखा होगा, आप जिसको ठिठुरना भी कह सकते हो। एंड देयर इज अनदर थिंग दैट यू माइट ऑब्जर्व इज दी गूज बम्स, जिसको बोलते हैं, जो आप आपके बॉडी पे आपने जनरली ऑब्जर्व किए होंगे ठंड के मौसम में, कि आपको गूज बम्प से निकलने लगते हैं। और उस गूज बम्प को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड सम लाइक हेयर्स अपॉन इट, ठीक है। अब ये जो गूज बम्प्स के ऊपर आपको हेयर दिख रहा है तो इनका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, एंड यस देयर इज़ अ कारण। वो क्या होता है कि ये जो गूज बम्प्स पे जो आपको यूँ रोए से जो आपके स्किन पे खड़े हो जाते हैं, दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ एन प्रोटेक्टिव लेयर from the outside air, and that helps you in keeping your body warm. So basically ये पूरा का पूरा mechanism होता है, that is what is being presented out here, जिसको आप homeostasis कहते हैं। तो आई होप अब तक हमें दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट काइंड ऑफ एन लाइक एनिमल्स आर द ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन, और होम्योस्टैसिस क्या होता है। नाउ वी कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू द मेन टॉपिक, दैट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अब जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमने ये तो देख ही लिया है कि ह्यूमन बीइंग अ वार्म ब्लडेड एनिमल हाउ इज एबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर टू मेंटेन द ऑप्टिमम वन। अब क्या होता है कि जब आप कोल्ड क्लाइमेट में जाते हो, क्योंकि हमने तो ये बात कर ली एक्सरसाइज का एग्जांपल लेके और भी कुछ चीज़ों को लेके, बट यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बॉडी टेम्परेचर फॉल या राइज किस वजह से हो रहा है, बस वो हो रहा है उस अकॉर्डिंगली हाइपोथैलेमस आपका काम करता है। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीपर इसके अंदर जाए कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है, सो जब भी आप कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाते हो तो देयर इज अ डेंजर ऑफ डेवलपिंग हाइपोथर्मिया। अब ये हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब आपका जो ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है इससे बॉडी टेम्परेचर आपका घटना शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज द हाइपोथर्मिया। और हाइपोथर्मिया कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। मतलब ये इतना आसान नहीं है कि हाइपोथर्मिया हो गया, ब्लड आपका सॉरी बॉडी टेम्परेचर आपका डाउन हो गया एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। But individual differences in the metabolism, hormone level, physical activity, and even the time of the day can cause it to be as much as 1 degree Fahrenheit or 0.6 degree Celsius higher or lower in an healthy individual. That means कि आपका जो ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है, जब हम बात करें तो ऐसा नहीं है इट्स लाइक जस्ट आपका ये 36.9 डिग्री सेल्सियस हुआ एंड यू विल अल्टीमेटली स्टार्टेड फेसिंग द लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स। ऐसा नहीं है, कुछ एक रेंजेस होते हैं, बट या ऑप्टिमली आपको इतना तो मेंटेन करना ही करना चाहिए।
right? And it is also normal for the core body temperature to be lower in the elderly people. That is one of the thing. अगर आप अपने दादी नानी को देखेंगे तो आपको पाएंगे कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो जनरली कम होता है. इनफैक्ट कई लोगों के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली लोगों से आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है. And this hypothermia begin to occur when the core body temperature drops to 34.4 degrees Celsius, and below 85 degree Fahrenheit, that is the 29.0 degree Celsius, the body cools more rapidly because of its natural temperature regulating system hypothalamus usually fails. अब क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि एक सर्टन रेंज की हम बात करते हैं. तो अगर ये आप रेंज देखना चाहें इन टर्म्स ऑफ द हाइपोथर्मिया तो 37 तो आपका ऑप्टिमम हो गया. अब इस ऑप्टिमम से कितना और नीचे जाएगा जो कि आपके लिए थ्रेटनिंग हो सकता है. तो अप टू अगर 34.4 डिग्री सेल्सियस चला जाता है तो दैट मीन्स कि आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, आप कहीं ना कहीं हाइपोथर्मिया की ओर बढ़ चुके हैं. अगर ये और ज़्यादा ड्रॉप होके 29.4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दैट मीन्स तो भाई अब काम ख़त्म, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस था जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है इट हैज़ ऑलरेडी फेल्ड. और अगर वो फेल हो गया तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, अ प्लेन गोइंग ऑन एंड इन द मिड एयर आपका जो पायलट और को पायलट है दोनों ही अब नहीं है, तो अब आपका प्लेन भगवान भरोसे है. अब आप देख लें कि क्या होगा. सो दैट इज़ द सेम सिचुएशन हैपनिंग आउट हियर. नाउ देयर हैव बीन अ rare cases in which the people have been revived after the temperature has dropped to 57 to 60 degree Fahrenheit, that is your 30.9 to 15.6. but ये rare cases है, मतलब I just included as an example. आप इसको as a natural phenomena नहीं ले सकते हैं. वो बच गई अब उनके, क्योंकि वो lady, there was a lady in 1999 from Sweden. अब स्वीडन के लोग ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में रहने की आदत होती है, तो इट माइट हैपन कि उनकी बॉडी सर्वाइव कर पाई, बट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ एन कंडीशन और दिस काइंड ऑफ एन हाइपोथर्मिया, राइट. अब हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या होता है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अगेन आपका हाइपरथर्मिया होता है. हियर इट वाज हाइपो, राइट, एंड हियर इट इज़ हाइपर. ये आपको याद रखनी है. अब ये हाइपर कब होता है, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 40.6 to 41.7 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हमने देखा 37 इज़ द ऑप्टिमम. अब इससे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है अप टू 40.6 degree Celsius, and only a few days at this extraordinarily high temperature level is likely to result in the deterioration of the internal organ and death. आपको ये भी पता होगा कि when somebody falls sick और अगर फीवर आ जाता है तो फीवर at a rate कि 104, 105 is completely life threatening, because वो आप हाइपोथर्मिया का केस वहाँ पे ले सकते हो, राइट. ऑल्दो फीवर की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा हो या कोई भी और दूसरी कंडीशन हो, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, राइट. अब इन सारी चीज़ों पे लाइक द कोल्ड और द हॉट टेम्परेचर दैट वी हैव सीन जस्ट एज एन एग्जांपल, ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. तो मोस्टली जो आपकी बॉडी साइज है, शेप है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर होता है. लाइक द फिजियोलॉजी इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी साइज एंड शेप्स हेल्प्स इन डिफाइनिंग लाइक कोल्ड और हॉट में आप किस तरीके से रिएक्ट करेगी आपकी बॉडी. एंड दैट इज़ वॉट वी हैव सॉन इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड व्हेन वी सी कि रेन फॉरेस्ट और सवाना रीजन या आर्कटिक रीजन के लोगों की अलग अलग बॉडी की शेप्स क्यों होती है, राइट. तो आई होप द थिंग स्टार्टेड कन्वर्जिंग नाउ. और दो बहुत इंपॉर्टेंट rules है. One was given by Carl Begman and another one was given by Joel Allen, that is helps you in finding out that how this correlation works. तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं. Also you can include this graph while showing the hypothermia or the hypothermia. Now let's start with the Belgian rule. But before that, if you can see this picture, so this is nothing but the polar bear, right? एंड पोलर बियर हमने एटलीस्ट फिल्मों में या जोग्राफिक चैनल पे तो एटलीस्ट देखा ही है दैट हाउ बल्कि दे आर in compared to the beer that you can find like somewhere in and around yourself, the region where you're living, right? So what this Begman rule says basically establishes the correlation between the external temperature and the ratio of body surface to weight in the warm-blooded animals. ये आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा जब हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे. एंड इफ इन केस यू आर लाइक राइटिंग अबाउट द बर्गमैन रूल, तो आपको कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए रिगार्डिंग दिस, लाइक जस्ट फॉर द इंट्रोडक्टरी पर्पस, कि इट वाज गिवन इन 1847 बाय होम बाय द जर्मन बायोलॉजिस्ट कार्ल बेगमैन.
ठीक है। तो इन्होंने कुछ वार्म ब्लडेड स्पीसीज पे ऑब्जर्व किया कि जो स्पीसीज लाइक एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में अलग अलग मेंबर्स हैं, तो इनके जो कुछ मेंबर्स थे लाइक सर्टेन फैमिली, यहाँ पे हम अगर बियर का एग्जांपल ले लेते हैं, सो बियर फैमिली के कुछ मेंबर्स थे जो कि वार्म क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते थे, दे वर कंपैरेटिवली लाइटर इन वेट इन कंपेयर टू द काउंटर पार्ट विच वॉज लिविंग इन दी पोलर रीजन्स, राइट। यानी कि पोलर बियर्स आपको पता है कि दे आर लाइक वेरी बल्कियर इन कंपेयर टू दी जो आपको ट्रॉपिकल रीजन में या इक्वेटोरियल रीजन में बियर देखने को मिलेंगे उनके कंपैरिजन में। तो दिस वाज बीइंग ऑब्जर्व बाय द बायोलॉजिस्ट कार्ल बेगमैन। सो देन इन्होंने कुछ लाइक ऑब्जर्वेशंस के हेल्प से ये भी सोचा कि दिस मे बी बिकॉज कि जहाँ तक आपका बॉडी मास की बात होती है, बॉडी जितनी बड़ी होती है, बल्कि होती है, तो उतना ही ज़्यादा हीट मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन होता है, सेल मेटाबॉलिज्म होता है और हीट प्रोडक्शन होता है, राइट। बिकॉज बॉडी बल्कि होगी, दैट मीन्स द नंबर ऑफ सेल्स आर मोर, इफ नंबर ऑफ सेल्स आर मोर दैट मीन्स मोर सेल मेटाबॉलिज्म, if more cell metabolism that means more heat production. Are you getting my point? more number of cell और more number of cell होंगे तो cell metabolism भी उतना ही ज़्यादा होगा, और cell metabolism ज़्यादा होगा तो that mean heat production भी उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। और दूसरा इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो लार्जर एनिमल्स है दे यूजुअली हैव अ स्मॉलर सरफेस एरिया। अब ये स्मॉलर सरफेस एरिया क्या करता है, जितना ज़्यादा स्मॉलर सरफेस एरिया होगा उतना ही कम हीट लॉस होगा, बिकॉज वी जस्ट सॉ लाइक फ्यू टाइम्स अगो कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द टेम्परेचर राइजेज एंड टेम्परेचर ड्रॉप्स, टेम्परेचर ड्रॉप के केस में जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है वहीं आपकी बॉडी को शिवरिंग महसूस होती है क्योंकि सरफेस एरिया कहीं ना कहीं घट रहा होता है। और वहीं अगर आप बात करें कि आपके बॉडी मास, अगर आपका बॉडी मास ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी ज़्यादा है तो हीट लॉस जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा होगा, राइट। और ये जो रिलेशनशिप है सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गैलीलियो ने दिया था, दैट वी नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल कि गैलीलियो ने और क्या क्या चीज़ें इसमें बताई थी। बट हम एक इन तथ्यों को और इन बात को थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्यूब। अगर आप देखें क्यूब के केस में, मान लीजिए दिस इज ए इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द क्यूब ए इज इक्वल्स टू 2, इस केस में वॉल्यूम आपको 8 मिलेगा, सरफेस एरिया 24। वहीं अगर आप इस साइड्स को जस्ट डबल कर देते हैं तो आपको वॉल्यूम 64 देखने को मिलेगा और वहीं आपको जो सरफेस एरिया है वो 96 देखने को मिला। दैट मीन्स व्हाट कि साइज बड़ा अगर हो रहा है, साइज बड़े हो रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, वहीं सरफेस एरिया तो इंक्रीज कर रहा है बट कम इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो वॉल्यूम 8 टाइम्स बढ़ गया है, वहीं सरफेस एरिया 4 टाइम्स ही बढ़ा है। दैट मीन्स कि अगर साइज बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम बड़ा हो रहा है, दैट डजंट मीन कि सरफेस एरिया भी उसी इंटेंसिटी से बड़ा हो रहा होगा। सो दैट एस्टैब्लिश द फैक्ट कि ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पोलर बियर्स है चूँकि वो साइज़ में बहुत बड़े हो गए हैं, बल्कि हो गए हैं, उनका सरफेस एरिया भी एक्सपोनेंशियल उसी तरह बढ़ जाए, ठीक है। और अब जो प्रिंसिपल दिया गया है बर्गमैन में उसको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम इनका ये आ गया, तो इन्होंने ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया कि एक्सटर्नल टेम्परेचर और रेशियो ऑफ द बॉडी टू द सरफेस इन द वार्म ब्लडेड एनिमल का आपस में कोरिलेशन होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर आपका घट रहा हो तो जो आपका रेशियो टू द बॉडी और द वेट है इन वार्म ब्लडेड एनिमल वो भी घट रहा होगा। कैसे, आप यहाँ पे देखिए। अब इस केस में अगर आप सरफेस टू वॉल्यूम का अगर रेशियो निकालेंगे तो इट विल कम एज 3:1, वेर एज अगर आप इस केस में सरफेस टू वॉल्यूम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 3:2। और इसको आप देख के बोल सकते हैं कि आपका जो रेशियो है वो घट रहा है इन केस ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स को रख ले जिनका बॉडी सरफेस टू वेट आपको ऑलरेडी कम मिलेगा और वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। तो इनका यही कहना था कि जहाँ पे भी आपको जो सरफेस टू वॉल्यूम में कुछ कोरिलेशंस देखने को मिले जो कि घट रहा हो इन टर्म्स ऑफ द नंबर, वहीं अगर आपको टेम्परेचर भी कम देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड, राइट।
नाउ पोलर बियर के केस में आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा, जो कि हम शुरुआत से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। वाई? बिकॉज दे हैव द लार्ज बॉडी, कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, जिसकी वजह से उनका सर्फेस एरिया भी कम होता है, जिससे हीट लॉस कम होता है, एंड दे आर एबल टू सर्वाइव इन दी कोल्ड कंडीशंस, राइट। और उसके साथ साथ और भी अलग उनको इंसुलेशन मिली होती है इन टर्म्स ऑफ द फर, फैट इंसुलेशन, ये सारी चीज़ें भी होती हैं जो उनके बॉडी फैट को बॉडी हीट को रिटेन करने में हेल्प करती है। और बर्गमन रूल इज जनरली होल्ड फॉर पीपल एज वेल, बिकॉज ह्यूमन बीइंग भी वार्म ब्लडेड है, तो ये हम पे भी अच्छी तरह से लागू होता है। एंड अ स्टडी ऑफ 100 ह्यूमन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द अर्ली 1950 showed a strong negative correlation between the body mass and the mean annual temperature of the region. What does mean by the negative correlation? Negative correlation का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी मास आपको कम देखने को मिलेगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो बॉडी मास आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दिस यू कैन रिमेंबर आउट हियर। एंड इन अनदर वर्ड, व्हेन द टेम्परेचर is consistently high, people usually have low body mass. Similarly, when the temperature is low, they have the high mass, right? तो इस चीज़ को आप अगेन यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये तो रेशियो की बात करी है, और अगर आप इसको वेट से कंपेयर करना चाहे तो टेम्परेचर अगर घट रहा है तो आपका वेट बढ़ रहा है। दैट गोज द सेम थिंग। अगर आप रेशियो में बात करेंगे तो टेम्परेचर घट रहा है तो रेशियो भी घट रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द थिंग्स, राइट। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं ऑफ द बर्गमन रूल? दैट क्लोथिंग और जो टेक्नोलॉजीज आज के डेट में आप बात कर रहे हैं, इनके हेल्प से आप चीज़ों को अपने फेवर में ला सकते हैं। फॉर दैट यू डोंट नीड टू हैव ऑल सच थिंग्स राइट नाउ, राइट। Also, there are certain culturally guided mate selection criteria also somewhat counter the Bergman rule for the humans. So these are some contradictions. एक corollary भी है of this Bergman, वो हम देख लेते हैं। अब ये corollary क्या कहती है? That a linear shaped animal will lose heat to the environment faster than the more compact one in the similar size. तो suppose like this is a polar bear, ठीक है, and this is a giraffe. ऑल्दो इन दोनों का जो वेट है वो आपको सेम सेम देखने को मिलेगा, बट अगर आप कॉम्पैक्टनेस की बात करें, दिस इज मोर कॉम्पैक्ट, वेयर एज दिस जिराफ विच इज़ लाइक मोर नैरोअर, राइट, ये ज़्यादा लंबा है। तो इसके केस में अगर आप सरफेस एरिया अगेन कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम तो आपको सेम सेम देखने को मिल रहा है, राइट, बट सरफेस एरिया देखिए डिफरेंस है। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? सरफेस एरिया आपके जिराफ का ज़्यादा है, एंड ऑफकोर्स सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, दैट मीन्स इट विल लूज हीट मोर फास्टर। और अगर ये हीट फास्टर लूज करेगा सो दैट मीन्स इसका आर्कटिक रीजन में रहना इट्स लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि हीट जितना फास्ट लूज करेगा ये, इसको ठंड लगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई यू वोंट सी द एनिमल्स फाउंड इन द आर्कटिक और द पोलर रीजन आर समवॉट like more compact and not like in terms of very tall, right? तो ये आप इस example के help से present कर सकते हैं। That is one of the things. Then next one is your Allen rule. It was given during 1877 by the American biologist Joel Allen. तो ये तो आपको याद रखना है। This is somewhat like the corollary of the Bergman rule itself. जो हमने corollary यहाँ पे देखी है, ये आपको मोस्टली उसी के जैसे देखने को मिलेगी। तो इनमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं दैट इज़ लिविंग नियर द इक्वेटर, उनकी बॉडी आपको ज़्यादा स्लेंडर या लॉन्ग लिम्स देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली टू द काउंटर पार्ट लिविंग इन द कोल्डर एनवायरनमेंट, राइट। And this is due to the fact that the body with the relatively long appendages is less compact and subsequently has more surface area. This is what we have seen in this corollary, right? कि surface area लंबाई की वजह से आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हीट लॉस ज़्यादा होता है, और हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स दे कैन मोस्टली सर्वाइव वेल नियर दी वार्म क्लाइमेटिक रीजन एंड नॉट दी अदर वे राउंड। और इसका एग्जाम्पल्स आपको ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलेगा। ह्यूमन बीइंग में मसाई ट्राइब्स जो हैं ईस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे, दे हैव अ वेरी स्लेंडर बॉडीज़, वो बहुत टॉल होते हैं कंपेरेटिवली। अगर आप इन्यूट्स को ले लें तो इन्यूट्स आर लाइक कॉम्पैक्ट, शॉर्टर, राइट। तो दिस अप्लाइज वेरी वेल आउट देयर। Also, in such extremely cold climate, a stocky body with short appendages would be more efficient at maintaining the body heat because it would have relatively less surface area compared to the body mass. So this is nothing but the corollary that we discussed. तो आप चाहे तो आप इसको भी यूज़ करके इन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से एलन रूल को प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और बॉडी हमारी हीट लूज कैसे कैसे करती है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जस्ट फॉर लाइक योर अंडरस्टैंडिंग। रेडिएशंस भी होता है, तो जनरली
most of the heat जो loss होता है that is through the radiation only, but there can be other ways also, evaporation जो sweat evaporation आप बोल सकते हो, conduction भी होता है, then conduction to objects भी आप देख सकते हैं. तो ये कुछ तरीके होते हैं of you can say losing heat to the surrounding environment, right? देन एरन रूल के प्रिंसिपल को अगर आप समराइज करना चाहते हैं, दैट शॉर्टर और द मोर कॉम्पैक्ट बॉडी हैव लेस सरफेस एरिया देन द इलोंगेटेड वन एंड दस रेडिएटेड लेस बॉडी हीट. और अनदर एग्जाम्पल पोलर बियर के अलावा अगर आप दूसरे एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो हीट ऑफ एन आर्कटिक फॉक्स, हेड ऑफ एन आर्कटिक फॉक्स यहाँ पे आप देखें तो ये कितना कॉम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. और वही फॉक्स के जो दूसरे अलग अलग आपको स्पीसीज देखने को मिलेंगे, लाइक द रेड फॉक्स, दैट द डेजर्ट फॉक्स. आप इन सब के हेड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस इज लाइक मोर फ्लरी एंड मोर चबियर इन कंपेयर टू दी डेजर्ट फॉक्स, जो कि आपको काफ़ी स्लेंडर और अलग तरीके का देखने को मिलेगा. एंड दैट इज़ वाई इट विल हैव मोर सरफेस एरिया so that it can lose more heat and can maintain the body temperature. So this is about both the Bergman and the Allen rule that you need to remember. अब बात कर लेते हैं जो भी आपके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं ऑफ द एनवायरनमेंट, उनका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पर क्या क्या असर पड़ता है. तो द फर्स्ट इज़ योर डेजर्ट, hot desert, or you can say the hot climatic condition, because desert signifies the hot climatic conditions, right? So how much the heat we as a human can tolerate, that would define कि आगे चल के effects क्या होंगे, physiological effects क्या आएंगे. तो इसको समझने के लिए वी नीड टू नो दैट ह्यूमन बींग्स की अगर आप बात करें तो ह्यूमन बींग्स हैव ओरिजिनेटेड इन दी ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेटिक कंडीशंस, और यू कैन से नॉट ओरिजिनेटेड, डेवलप्ड इन दैट पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट. सो हम हीट को थोड़ा वेल टॉलरेट कर सकते हैं कंपेयर टू दी कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस. वो जब हम आगे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे. बट अगर आप हीट की भी बात करें तो देयर इज सर्टन थ्रेशोल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो हमने लेक्चर के शुरुआत में भी देखा था कि आप एक सर्टन डिग्री तक, 30 डिग्री से प्लस माइनस अगर आप बात कर ली टेम्परेचर की, तो दैट इज़ लाइक वेल टॉलरेटेड. लेकिन जब 35 से ऊपर जाने लगता है टेम्परेचर, व्हेन इट स्टार्टेड गेटिंग लाइक ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस, तब आपकी जो कोपिंग कैपेसिटी है और टॉलरेंट कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जाती है, राइट. और बॉडी पर जो हीट का क्या इफ़ेक्ट होगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स वेरी मच अपॉन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर से कैसे इम्पैक्ट करेगा. सी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब आप बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की जब आप बात करते हैं, तो व्हाट इज़ दैट. ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट इज़ प्रेजेंट इन द एयर. अगर आप हाई ह्यूमिडिटी बोल रहे हैं, दैट मीन्स जो एयर में मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है. और जब आप लो ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि मॉइस्चर कम है, अभी भी वो एयर सैचुरेट नहीं हुआ है, उसमें और भी होल्डिंग कैपेसिटी अभी बाकी है. तो अब जब आप बात करते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ हाई टेम्परेचर, मतलब इमेजिन सर्टेन इन्वायरमेंट जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी हाई हो. ह्यूमिडिटी हाई है, इट मीन्स व्हाट, कि उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुकी है और ज़्यादा मॉइस्चर वो एयर होल्ड नहीं कर पाएगा. इसके वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी जो स्वेट के फॉर्म में हीट लूज करना चाह रही थी वो उतनी ईजिली हीट लूज नहीं कर पाएगी. और अल्टीमेटली क्या होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग समथिंग वेरी अनकम्फर्टेबल, जिसको आप उमस भी कहते हो, लाइक हिंदी में, कि उमस सी फीलिंग आ रही है, राइट. तो इट हैपन्स कि टेम्परेचर भी हाई है और ह्यूमिडिटी भी हाई है, उस केसेस में आपको ऐसे उमस वाले कंडीशंस देखने को मिलते हैं. अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ड्राई और हॉट वेदर की बात करते हैं, ये तो हो गई जनरल हॉट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच का रिलेशन. लेकिन अगर आप में से जो लोग भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस को अगर आपने विजिट किया, इफ यू हैव विजिटेड लाइक the deserts of Rajasthan, or if you have been through the Kerala, अगर आप केरला में गए हैं और आप राजस्थान या अंडमान और निकोबार में भी गए, तो यू कैन कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट द फीलिंग. आपको जो केरला या अंडमान और निकोबार में क्या फीलिंग आएगी, वहाँ पे आपको ये उमस वाली जो कंडीशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी. वेरएज अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमिडिटी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो काफ़ी, सॉरी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो एयर की ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी लो होती है. दैट मीन्स यू कैन ईजिली स्वेट और वो इवेपोरेट होगा, जिससे यू विल हैव दैट कूलिंग इफेक्ट, राइट.
So that is what the relationship between the relative humidity and the temperature defines कि आपके बॉडी पर किस टाइप का इम्पैक्ट होने वाला है. तो इफ़ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर चार्ट, यहाँ पे अगर आप देखिए कि एपरेंट टेम्परेचर पहले जान लें कि इसको क्या कहते हैं हम, एपरेंट टेम्परेचर क्या होता है. सो एपरेंट टेम्परेचर से मतलब है कि आप कितने गर्मी फील करेंगे by the combining effect of both the temperature and the humidity. That is called the apparent temperature. यानी कि अगर मान लीजिए relative humidity 10% है और आपकी एयर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दी गई है दैट इज़ 70 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आपकी जो एपरेंट टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है, राइट. अब यहाँ पे आप देखिए दिस इज द मैक्सिमम 115, बट यहाँ पे आपको 111 ही देखने को मिलेगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइक यू कैन से द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. उसके इम्पैक्ट की वजह से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं और आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है. और 111 टेम्परेचर अगर हम बात करें 111 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ समवॉट इक्वल टू योर 43-44 के करीबन आपको सेल्सियस में देखने को मिलता है. देन यू कैन इमेजिन कि अगर आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10% है एंड देन आप एपरेंट टेम्परेचर 44 फील कर रहे हो, दैट इज़ टू हाई, राइट. अगेन अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटीज़ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल हाईएस्ट 100% पे है, वहाँ पे आप अगर 108, 103, 166 ये काफ़ी जल्दी अचीव कर लेंगे एट द एयर टेम्परेचर ऑफ 85 to 90. वेरस जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 10% थी तो आपको इस टाइप का टेम्परेचर अचीव करने के लिए 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाना पड़ रहा था. आई होप यू आर एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यानी कि जैसे जैसे ये आपका एपरेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे द चांसेस आर हाई कि आपको हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेसेस फील हो. ऑलराइट. अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आपको बॉडी में मैन के देखने को मिलते हैं. तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर एज इट इज़. फर्स्ट इज योर पेरिफेरल वास्कोडाइलेशन, जो हमने शुरुआत में भी देखा है कि वास्कोडाइलेशन होता है. वास्कोडाइलेशन क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ योर ब्लड वेसल्स. अब ये ब्लड वेसल्स के एक्सपेंशन से क्या होगा, ब्लड वेसल के एक्सपेंशन से आप ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएट कर पाएंगे, राइट. देन योर इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी. अब अगेन इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी से क्या होगा, ये भी हमने शुरुआत में ही देखा था कि आप स्वेट ज़्यादा लूज कर पाएंगे. तो जब भी हीटिंग एनवायरनमेंट होता है द होम्योस्टैसिस कम्स इनटू पिक्चर एंड ऑल दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्टार्टेड हैपनिंग, राइट. देन द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी कि ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जितना हीट लिबरेट हो रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन कंजम्पशन. Again, the next physiological change will be the increased local metabolism. अब ये क्यों होगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, like some people might face some issues in the metabolic activities during the cold season or during the winters, and it works fine, their metabolic activities works fine during the समर सीजन्स. इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. देन डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी. अब ब्लड विस्कोसिटी और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है. सो बेसिकली अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी ब्लड विस्कोसिटी घटेगी. दैट मीन्स देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. सो हियर इफ द टेम्परेचर गेट्स हॉटर और वार्मर, सो योर ब्लड विल बिकम मोर थिनर, यानी कि विस्कोसिटी घटेगी एंड द ब्लड कैन फ्लो मोर ईजिली, राइट. एंड डिक्रीज्ड मसल टोन. अब ये डिक्रीज्ड मसल टोन क्या होगा, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज accompanied by an increase in the muscle tone. On the other hand, the increase in temperature is accompanied by the decrease in the muscle tone. अब इसको अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहें, उतने डिटेल में जानने के लिए वी हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ बायोलॉजी, तो इसीलिए आई हैव लेफ्ट इट. बट मतलब लेफ्ट इट इन अ सेंस कि नॉट गोइंग डीपर इनटू इट, बट यू कैन रिमेंबर कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में और इफेक्ट्स में एक ये भी चेंज होता है जिसमें आपका जो मसल टोन होता है इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो मसल टोन इंक्रीज करता है. या तो आप इसको सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोल्डर एनवायरनमेंट में रहने वाले, बिकॉज दे लाइक काइंड ऑफ इन do less physical activity due to the outer environmental conditions, उसके वजह से they gain more weight और फैट उनको ज़्यादा होता है और वैसे भी they require more fat to cope up with the environment, तो आपको थोड़े चबी से दिखेंगे. इन कॉन्ट्ररी अगर आप सपोज राजस्थान के आप अगर लेडीज़ को देखेंगे तो दे आर वेरी स्लेंडर, स्लिम एंड ट्रिम, बिकॉज वो उस टाइप के एनवायरमेंटल कंडीशंस में रहती हैं. तो और उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत अच्छा होता है बिकॉज एज वी हैव सीन के इंक्रीज मेटाबॉलिज्म भी होता है और डिक्रीज मसल टोन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, नॉट गोइंग दैट मच डिटेल इनटू द बायोलॉजी, राइट.
और ये वही आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू दी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो हमने शुरुआत में होम्योस्टैसिस में बात करी थी. सो यू कैन लाइक ईदर वे शो, आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इस तरीके से भी शो कर सकते हैं. ये हीटिंग और कूलिंग दोनों का है, तो दैट इज़ बेटर वे टू रिप्रेजेंट. तो आप चाहे तो जो भी आप यूज़ कर लेना, ठीक है. देन होम्योस्टैसिस फॉर दी हॉट कंडीशंस, तो ये बेसिकली इट्स नथिंग डिफरेंट, इट्स द सेम थिंग. तो आप चाहें तो जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और हमने जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करी थी, उसके बाद इन होम्योस्टैसिस में उनके क्या क्या इफेक्ट आएंगे, क्योंकि वो तो हमने देख लिया फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वो सारे होते हैं. तो उन सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से आपके कौन कौन से कंडीशंस आते हैं, तो हमने देख लिया था जब वैसोडाइलेशन होती है तो उसके वजह से आपकी जो हीट लॉस है वो ज़्यादा होती है. स्वेटिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट परमिएबिलिटी. वहीं आपकी पाइलो रिलैक्सेशंस होती है, दिस मीन्स द हेयर फ्लैटन्स, जो कि आपके कोल्डर के केस में हमने देखा था, हेयर राइजेज ऑन द स्किन पार्ट, राइट. देन स्ट्रेचिंग आउट बाय ओपनिंग अप द बॉडी वॉज लार्ज सर्फेस एरिया, और लार्ज सर्फेस एरिया होने की वजह से क्या होता है, हीट लॉस ज़्यादा होता है. जो हमने बेर्गमैन रूल में देखा था कि सर्फेस एरिया कम होता है तो हीट लॉस कम होता है, वहीं सर्फेस एरिया ज़्यादा होता है तो हीट लॉस ज़्यादा होता है. तो दीज आर द होम्योस्टैसिस फॉर द हॉट कंडीशंस, एंड डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट हैपन आप ये सारे कंडीशंस को मेंशन कर सकते हैं. देन इससे पहले कि हम आगे एडाप्टेशन के बारे में पढ़ें, हम उनको दो कैटेगरीज में बांटेंगे, ठीक है. वन इज़ योर बायोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड अनदर वन इज़ योर कल्चरल एडाप्टेशन. अब जब आप बायोलॉजिकल एडाप्टेशंस पढ़ेंगे तो यू विल ऑल्सो सी कि इसके अंदर ही हम एक्लिमेटाइजेशन भी देखेंगे, ठीक है. बायोलॉजिकल एडाप्टेशन के अंदर हम एक्लिमेटाइजेशन भी देखेंगे. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस कि एडाप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. ये लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस हेयर सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना रहे जब हम जस्ट उसको भी पढ़ने वाले. एडाप्टेशन स्लो प्रोसेस होता है और ये नेचुरल सिलेक्शन से होता है मोस्टली, और ये जनरली परमानेंट आर्म नेचर का होता है. वही जो एक्लिमेटाइजेशन होता है ये रिवर्सिबल होता है, टेम्पररी होता है, और ये लाइफ टाइम में ही होता है मोस्टली, इन विच अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जाते हैं तो आप वहाँ को एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, फिर आप जैसे ही वहाँ से निकल के आते हैं एक्लिमेटाइजेशन ख़त्म हो जाती है. तो दिस इज़ द डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर वाइल वी आर स्टडिंग दिस. सो अगर हम हॉट डेजर्ट में बायोलॉजिकल एडाप्टेशंस की बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से बायोलॉजिकल एडाप्टेशंस होते हैं. सो मोस्टली जो आपकी वार्म वेदर या हॉट डेजर्ट में एक्लिमेटाइजेशन या एडाप्टेशन अगर आप बोलें, सो यहाँ पे एडाप्टेशन मोस्टली एक्लिमेटाइजेशन के फॉर्म्स में आपको देखने को मिलेंगी, राइट. जैसे कि आपको एक्लिमेटाइज करने के लिए अगर आप हॉट वेदर में जाएंगे तो यू विल टेक सम टाइम टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. और उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है आपके स्वेट में दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, बिकॉज जैसे जैसे सॉल्ट लॉस अगर ज़्यादा होता है तो यू वोंट बी एबल टू फील दैट एनर्जेटिक, राइट. सो इट्स नेसेसरी कि आपका अगर स्वेट ग्लैंड से आपके वाटर लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं तो इट शुड नॉट कंटेन दैट मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट. तो इट हैपन्स विथ टाइम. देन यूरिन वॉल्यूम जो है इट ऑल्सो रिड्यूसेस. वहीं जब आप कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में देखेंगे तो देयर द यूरिन वॉल्यूम also decreases, or even the frequency of the urine also decreases, right. And in addition, the vasodilation of the peripheral blood vessels causes flushing or the reddening of the skin, becoming more blood is close to the surface, right. ये आपने कंडीशन देखी होगी जब कभी भी आप को हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाते हो या आपको बहुत गर्मी लग रही होती है तो योर फेसेस और योर इंटायर बॉडी माइट बिकम रेडिश, ठीक है. आपको रेडनेस दिखने लगती है, एंड दैट हैपन्स बिकॉज कि आपका ब्लड वेसल्स जो है दैट इज एक्सपैंडिंग टू रेडिएट द हीट टू द एनवायरनमेंट, जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, राइट. एंड देन इवेपोरेशन भी होता है, इट इज़ वन ऑफ द कंडीशन जिससे आप हीट को अडेप्ट कर सकते हैं. एंड हाउ इट हैपन्स, तो मोस्टली ये आपके हाइपोथैलेमस से ही होता है, जो हमने देखा हुआ है कि हाइपोथैलेमस कैसे ट्रिगर करता है फॉर द टू द स्वेट ग्लैंड कि आप अभी स्वेट रिलीज करो, राइट. एंड इस स्वेट रिलीज होने की वजह से क्या होगा, योर बॉडी विल फील सम काइंड ऑफ एन रिलीफ फ्रॉम द हीट. अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इट हैपन्स इन लाइक वेरियस स्टेजेस, ऐसा नहीं है कि ऑल थिंग्स स्टार्टेड फंक्शनिंग एट वंस. तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप हॉट वेदर या हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं देन द हीट इज टॉलरेटेड फर्स्ट बाय द थर्मल ग्रेडियंट. दैट मीन्स कि पहले तो आपकी बॉडी हीट को रेडिएट करती है. कैसे रेडिएट करती है? वासोडाइलेशन से, जो हमने देखा हुआ है. और उसके बाद हीट रेडिएट करने के बाद द हीट अडेप्टेशन बाय स्वेटिंग इन अ लो वेपर प्रेशर एरिया. दैट मीन्स कि अगर लो वेपर प्रेशर एरिया है, दैट मीन्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपकी बॉडी स्वेट रिलीज करती है, राइट.
और ह्यूमन बॉडी के अंदर यू विल फाइंड 1.5 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स. नाउ व्हाट इफ कि अगर उस जिस पर्टिकुलर एरिया की आप बात कर रहे हो वो हाई वेपर प्रेशर एरिया है, यानी कि वहाँ पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत हाई है, और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है तो आप स्वेटनिंग से भी हीट रिलीज नहीं कर पाएंगे. तो इस केस में देयर इज द प्रिंसिपल दैट केम्स इनटू पिक्चर, दैट इज योर बर्मन्स रूल. बर्मन्स रूल और एलन्स रूल दोनों का ही यहाँ पे आप यूजेज देख सकते हैं, जिसमें कि ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा हीट रिलीज उतना ही ज़्यादा होगा. और आप देखेंगे कि जो भी इन एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, हॉट डिजर्ट में रहने वाले लोग हैं, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द निलोटिक्स ऑफ अफ्रीका और इवन द मसाई ट्राइब्स ऑफ द ईस्ट अफ्रीका. इन सभी में आपको देखने को मिलेगा कि उनके सरफेस एरिया ज़्यादा, दैट हेल्प्स देम इन रिलीजिंग द एक्सेस हीट, राइट. और जो फाइनल स्टेज होगा दैट विल बी हीट एक्लेमेटाइजेशन. और ये हीट एक्लेमेटाइजेशन फाइनल स्टेज क्यों होगा? क्योंकि हम जितनी भी यहाँ पे चीज़ों की बात कर रहे हैं इट विल कम्स विथ टाइम, ठीक है. वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे उन चीज़ को अडेप्ट करेंगे, एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, एंड देन दे कैन गो ऑन. और जो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं तो वो तो एक्लेमेटाइज ही होंगे, अडेप्टेशन का तो उनका कोई लेना देना नहीं है, राइट, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग. अब एक्लेमेटाइजेशन में क्या होगा? इफ द इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट क्लाइमेटिक मेनली वर्क्स इन द कोल्ड फॉर 10 days, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल एंड द कोल्ड पीपल डिसअपियर बिकॉज द हीट एक्लेमेटाइजेशन इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन केपेबिलिटी. यानी कि आप कहीं से भी दूसरी जगह जाएंगे तो आप एक्लेमेटाइज तो आप कर ही जाएंगे. अगर आप हीट एक्लेमेटाइजेशन की बात करें तो हीट एक्लेमेटाइजेशन भी अगेन इट टेक्स सम टाइम्स to happen, and the complete heat acclimatization generally takes 6 to 7 days, but some individuals may need longer. And the loss of acclimatization occurs gradually when a person is moved permanently away from the hot environment. And the repeated exposure to the heat stress during the exercise improves your ability to get rid of the excess heat, and the muscle glycogen uses is reduced to delay onset of fatigue. ये सारे जो केसेस है आपको यहाँ पे कि जैसे जैसे अगर आप अडेप्शन करना सीख जाते हैं तो इट कम्स इनटू योर एडवांटेज स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस. और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये जनरली जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. मे बी आपके और मेरे लिए उतना ना हो बिकॉज वी आर नॉट देयर टू यू नो हेड फॉर अ हार्ड एक्सरसाइज कि आपको इतने घंटे करनी है और ऐसा करना है. बट इफ़ यू सी कि आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करी होगी, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग सम एक्सरसाइजेज एंड यू कीप ऑन डूइंग इट कंसिस्टेंटली तो आपकी जो एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है. हाउ इट हैपन्स? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड अडेप्टिंग टू दी हीट. क्योंकि एक्सरसाइज करते हो हीट जनरेट होती है, वंस यू स्टार्टेड अडेप्टिंग टू दैट हीट तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है उसकी वजह से जो आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है. अब इस हीट एक्लेमेटाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो हीट एक्लेमेटाइज होने के बाद जो हमने देखा था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं जब आप किसी हॉट एनवायरनमेंट में जाते हो, तो उसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस का यू कैन से दिस इज दी एक्सटेंडेड वर्जन, राइट. तो अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे जब आप एक्लेमेटाइज हो जाएंगे? तो एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट इम्प्रूव्स, यानी कि आप जल्द आपको स्वेटिंग ईजिली हो सकती है, आपकी वास्कुलराइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी, राइट. और आप हीट रेडिएट अच्छे से कर पाएंगे, आप स्वेट अच्छे से कर पाएंगे. सो दैट वुड बी हेल्पिंग यू टू, मतलब परमेबिलिटी आपकी अच्छी रहेगी तो दैट विल हेल्प यू इन लूजिंग आउट मोर स्वेट, जिससे आपको थोड़ा सूदिंग फील हो. देन ब्लड फ्लो टू द स्किन इज रिड्यूस्ड, मोर ब्लड इज अवेलेबल टू द मसल्स. हमने ये भी देखा है कि ब्लड फ्लो आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप हीट वाले क्लाइमेटिक कंडीशंस में जाते हैं. लेकिन अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा दैट मीन्स कहीं ना कहीं इफिशियंसी तो घट रही है, बिकॉज ब्लड अगर आपके स्किन के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा है यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी मसल्स को वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है. लेकिन जब एक्लेमेटाइजेशन हो जाएगा तो ये वाली प्रॉब्लम है वो खत्म होगी. Then blood volume increases, heart rate increases is less than non-acclimatized, then stroke volume increases and muscle glycogen usage decreases. तो ये कुछ conditions है that will happen after acclimatizing to the hot climatic conditions. और ये एक तरीके का आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन है जो आप कर सकते हो. आप इसको फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो कि एक्लेमेटाइजेशन कैसे धीरे धीरे काम करता है. इफ़ यू आर लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज़ लाइक मच वार्मर टू द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन, तो उस केस में कैसे होगा, ग्रेजुअली कैसे होगा. तो ये मोस्टली उनके लिए होता है जो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर अगर उत्तराखंड, हिमाचल यहाँ से आए हुए कुछ अगर लेबर्स है वो काम कर रहे हो, अगर वो दिल्ली में धूप में काम कर रहे हो तो उनको टाइम लगता है, मतलब दे जस्ट कैन नॉट गेट अडेप्टेड टू इट. उसी तरह से अगर आप कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी बात करें तो आपने देखा होगा चाहे सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे सोल्जर्स डिप्लॉयड हो या इवन लाइक ड्यूरिंग दी
अदर सिचुएशंस, अगर उनको हाई जोन पे, क्लाइमेटिक जोन्स पे जाना हो, मे बी अगर आप एग्जांपल ले लें चाइना इंडिया वाला जो अभी रिसेंट का भी क्लैश है उसके अंदर भी, तो वहाँ पे भी सोल्जर्स को एक्लिमेटाइज किया जाता है. एंड यू मस्ट हैव सीन कि हाउ चाइना हैज स्टार्टेड रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम द तिब्बत बिकॉज दे नो कि दे आर ऑलरेडी एक्लिमेटाइज और अडेप्टेड. इफ नॉट एक्लिमेटाइज, वो तो अडेप्ट हो चुके हैं बिकॉज वो उसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में पले बड़े रहे हैं, उनके पूर्वज भी वहीं पे थे, तो दे आर मच मोर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. और उसके लिए एक एडवांटेज हो जाता है फॉर दो सोल्जर्स हु आर अडेप्टेड और इवन एक्लिमेटाइज दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन क्लाइमेट. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं. इवन आप सोल्जर्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप डाल सकते हैं. दैट वुड बी गुड, राइट. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन, वो आप देख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांटेड टू. एंड दिस इज़ द सेम थिंग, ये स्वेट रेट को बता रहा है और बॉडी का कोर टेम्परेचर. देन हीट स्ट्रेसेस इंडेक्स एक होता है जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि कितनी हीट टॉलरेबल है ह्यूमन बीइंग को, और इन सर्टन कंडीशन व्हेन इट रीचेस टू दैट पर्टिकुलर लेवल तो क्या हो सकता है. तो दिस कैन कम हैंडी फॉर यू लाइक इन राइटिंग आंसर्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ओनली कि इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है 9.7 या आने वाले, इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दे आर काइंड ऑफ एन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट मतलब क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं बट उनका आंसर करना इट्स लाइक काइंड ऑफ इन स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही लिखनी है. तो एक बार आप ये देख लीजिएगा कि हीट स्ट्रेस इंडेक्स के अंदर कौन कौन से डेंजरस हो सकते हैं, आपको कॉशियस कब रहना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स. और एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिटवीन द हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक. अब ये हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन के बीच में क्या डिफरेंस होगा. बेसिकली हीट एग्जॉशन को आप ऐसे ले सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, लाइक आई रिमेंबर इन माई स्कूल there was a very long prayer during the Saturdays. So like most of the student you will see they are falling on the assembly ground. So that you can categorize at the as the heat exhaustion, right? That means ये उतना सीरियस नहीं है एज कम्पेयर टू द हीट स्ट्रोक. हीट स्ट्रोक में क्या होता है, मतलब इट कैन बी मोर डेंजरस और इट कैन मे लीड टू डेथ. अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो और आपने हीट डोम सुना हो, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द western part of the Canada and अमेरिका, सो वहाँ पे आपने ये हीट स्ट्रोक वाला कंसेप्ट देखा है और इसी के वजह से लाइक मैनी ऑफ द पीपल आर इवन डाइंग ऑल्सो. बट हीट एग्जॉशन एज आई टोल्ड यू ये उतना सीरियस नहीं होता है. अगर आप एक पर्टिकुलर ठंडी जगह पे जाएंगे, यू विल हैव द एयर कंडीशन, a sufficient amount of water and so then you will start feeling well. ठीक है, तो ये दो डिफरेंस बस आपको इवन जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी पता होने चाहिए, राइट. नाउ कल्चरल एडेप्टेशंस क्या क्या हैं ऑफ द हॉट डेजर्ट्स. एडेप्टेशन मोस्टली यू विल फाइंड इन दी हाउसिंग एंड ड्रेसिंग. अगर आपको इनको कैटेगराइजेशन करना हो तो मोस्टली आपको हाउसिंग के केस में मिलेगा कि इस टाइप के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ लाइक हेल्प्स इन मेकिंग द हाउस मोर कूलर. और एक पैसिव कूलिंग टेक्निक भी होती है, वो भी यूटिलाइज़ की जाती है. आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं. मोस्टली अगर आप मटेरियल तक भी अपने आप को सीमित रखेंगे दैट वुड बी गुड. सो हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ हाई हीटिंग कैपेसिटी मटेरियल सच एज द एडोब और द स्टोन टू डिले एंट्री ऑफ हीट. यानी कि जिन मटेरियल्स को हीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो इवेंचुअली अगर उनको हीटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी जो हीट की एंट्री है इनसाइड द हाउस दैट विल बी फर्दर डिलेड और इससे थोड़ा बहुत आपको राहत मिल सकती है. एंड दिस मटेरियल absorbs a large amount of heat before passing it on to the interior and the stored heat is lost as night by the radiation and convection. So that is the purpose of using such a stone or hard material in building the houses. और generally houses अगर आप पेबिलो इंडियंस का एग्जांपल लिख सकते हैं. पेबिलो इंडियंस अपने हाउसेस को काफ़ी ज़मीन के अंदर तक सब सॉइल के रीजन में बनाते हैं. सो इट हेल्प्स इन कीपिंग देयर वॉर लाइक हाउसेस कूल. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशंस. और जब आप क्लोथिंग की बात करें तो लाइट कलर क्लोथ्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट दे कैन रिफ्लेक्ट द रेडिएशंस, वो एब्जॉर्ब ना करे हीट. और ये सारी चीज़ें तो हमने बचपन में भी पढ़ी है, लाइक हाउ द ब्लैक एंड द वाइट रेडिएट एंड एब्जॉर्ब द हीट्स. सो ये भी चीज़ें हो सकती हैं. और दूसरा वेंटिलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. खुले खुले कपड़े पहने, इट हेल्प्स इन प्रॉपर वेंटिलेशन. सो इफ़ यू कैन राइट अबाउट लाइक फ्यू ट्राइब्स, आप अगर चंबा ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में लिख सकते हैं, लाइक हाउ देयर क्लोथिंग इज़ ऑल अबाउट. दूसरे आपके ये बेडीन नोमैडिक पीपल है जो कि आपको मिडल ईस्ट में मिलेंगे, इनकी क्लोथिंग कुछ इस तरीके से होती है एज यू कैन सी. तो ये काफ़ी लूज फिटेड क्लोथ्स होते हैं एंड इट हेल्प्स देम इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द हॉट क्लाइमेटिक रीजंस, राइट.
और ये वाला जो मैं आपको बता रही थी कि हाउ दी स्पोर्ट्स पीपल अडेप्ट टू दी पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, बेसिकली हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन की आप बात करें या हॉट कंडीशन की बात करें, क्लाइमेटिक बोलना इज लाइक थोड़ा गलत होगा, कैसे वो हीट एक्लिमेटाइज कर लेते हैं सो दैट दे कैन डू मोर एक्सरसाइजेज, और वो जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, इवन लाइक इन प्रैक्टिसिंग फॉर सर्टन स्पोर्ट्स आपको काफ़ी एनर्जी लगती है, एंड दैट ऑल्सो यू नीड टू हैव एक्लिमेटाइज विद द हीट। तो इसके केस में ये कैसे कैसे हीट एक्लिमेटाइजेशन होता है, उसके ये सारे स्टेजेस हैं और कंडीशंस हैं दैट यू कैन सी कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पूछा जा सके, बट हाँ मे बी पॉसिबल कि आपको अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं से लिंक कर दी जाएँ, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट। ना अगर हम अब कोल्ड की बात करें, अभी हमने डिज़र्ट या और हॉट कंडीशंस की तो बात कर ली है, ह्यूमन बॉडी कितना कोल्ड टॉलरेट कर सकती है, लाइक हाउ मच वी कैन टॉलरेट। सो एवरेज बॉडी टेम्परेचर तो हमें पता ही है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का आपको लगभग मिलेगा, और इंटरनल टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री ह्यूमन कैन एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया, शिवरिंग एंड पेल स्किन। दैट मीन्स कि आप 95 डिग्री तक जाते जाते इट स्टार्टेड गेटिंग लाइक कोल्डर, और जैसे जैसे आप 86 डिग्री तक पहुंच जाएंगे तो उस टाइम तक तो अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग, और 77 डिग्री तक तो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, एंड मोस्ट पीपल कैन नॉट सर्वाइव इफ द कोर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 75 डिग्री। एंड जब हम यहाँ पे 75 77 की बात करें तो माइंड इट वी आर टॉकिंग ऑल दीज इन फ़ारेनहाइट्स, ठीक है। देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो अब यहाँ पे मैंने डायग्राम इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली ये आपको जो हमने पहले हॉट के केसेस में पढ़ा है ये जस्ट उनका अपोजिट होगा, तो आप उन डायग्राम को अपोजिट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पेरिफेरल वास्को कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था डायलेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। डिक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी होगी, सो दैट आपकी जो हीट फ्लूइड लॉस है वो ज़्यादा ना हो। देन ऑक्सीजन कंजम्पशन का रिडक्शन होगा, हमने डिज़र्ट के केस में देखा था ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है आपका। वहीं लोकल मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ करेगा, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमने देखा था ब्लड विस्कोसिटी आपके टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और आपके जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो ब्लड फ्लो विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, राइट, विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। और मसल टोन जो है वो आपके इंक्रीज होंगे, बिकॉज हमने देखा फैटी चबी लोग आपको ज़्यादातर जो कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम आउट हियर, क्योंकि ऑलरेडी हमने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स डेजर्ट के केस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ये उनके अपोजिट चीज़ें हैं, तो आई एज्यूम कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, राइट। अब अगेन जब कोल्ड कंडीशंस आती है तो इसमें भी आपको होम्योस्टैसिस पिक्चर में आ जाता है, ताकि वो आपके बॉडी के जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करे। और ये होम्योस्टैसिस क्या क्या होता है दैट यू कैन सी, ये हमने पहले शुरुआत में भी जब होम्योस्टैसिस पढ़ा था यही सारी चीज़ें हमने देखी थी, बट आई हैव इंक्लूडेड सो दैट आपको यहाँ पे मेंशन करने में आसानी हो। और होम्योस्टैसिस के जो हमने फ्लो चार्ट यूज़ किए थे वहाँ पे आपको कूलिंग और हीटिंग दोनों के ही थे, तो देन यू कैन यूज़ दैट एज वेल, राइट। अब बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या क्या होते हैं कोल्ड के केस में, तो कोल्ड के केस में आपको बर्कमन और एलन के जो रूल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, इन विच दे सेड द ह्यूमन फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स टू कोल्ड कॉमनली इंक्लूड द एवोल्यूशन ऑफ मोर मैसिव कॉम्पैक्ट बॉडीज विद रिलेटिवली लेस सर्फेस एरिया, ताकि हीट आपका लॉस ज़्यादा ना हो। कॉम्पैक्ट बॉडी होते हैं और ज़्यादा हैवी होते हैं, बिकॉज आपका जो सेल मेटाबॉलिज्म है, सेल की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा मिलता रहे और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता रहे। हाउएवर शॉर्ट टर्म एक्लिमेटाइजेशन टू द कोल्ड आल्सो ऑकर्स, एंड अ नॉर्मल इनिशियल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स नियर द स्किन सर्फेस, जो कि आपके वास्को कंट्रैक्शन होते हैं, right, and this preserves the core body heat by reducing the peripheral blood flow. As a consequence the skin cools and less heat is lost in form of the body radiation। ये हमने शुरुआती दौर पे पहले से सारी चीज़ें देख रखी हैं, तो आई होप अभी ये समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि वास्को कंट्रैक्शन तो आपको हीट से कोल्ड से बचाने के लिए होता है, लेकिन एट अ सर्टन पॉइंट अगर वास्को कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे आपको फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। And as a consequence, the body's internal temperature regulating mechanism respond by dilating the peripheral blood vessels, यानी कि vasodilation। So that means at a certain point अगर vasco contraction हो रहा है और एक point ऐसा हो जाता है जहाँ पे frost biting के chances है, then again
आपके वासोडाइलेशन शुरू हो जाते हैं, राइट। वासोडाइलेशन क्या, आपके ब्लड वेसल्स जो है वो एक्सपैंड होने शुरू हो जाएंगे। एंड द बॉडी नॉर्मली अल्टरनेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वास्को कंट्रैक्शन एंड द वास्टोडाइलेशन टू कंपनसेट फॉर द रिस्क फॉर बोथ द कंडीशन, एंड दिस साइक्लिंग इज ऑल्सो नोन एज द लिविस हंटिंग फेनोमेना। अब ये वाली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि लिविस हंटिंग फेनोमेना ऑल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन क्या पता अगर कहीं एग्जाम में अपीयर हो जाए कि राइट अबाउट द लिविस हंटिंग फेनोमेना, शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और शिवरिंग भी क्यों होती है ये भी हमने पहले देखा हुआ है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे कैसे विद द टेम्परेचर अलग अलग कंडीशंस आते हैं, ठीक है। एंड इवेंचुअली अगर टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो सकता है तो इट कैन लीड टू डेथ, जो कि हमने देखा हुआ है। Biological adaptation can be subdivided into three major things. One is your increased basal metabolic rate. Basal metabolic rate basically is nothing but जो भी आपके metabolism होते हैं body के अंदर when body is at rest, the sum total of all that metabolism is known as the basal metabolic rate, right? Fat insulation of vital organs, यानी कि basal metabolism rate बढ़ जाता है, फैट इंसुलेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स, लॉन्ग टर्म चेंज इन द ब्लड पैटर्न. सो इफ दिस conditions are adapted, then the human being or the person can get adapted to the colder environment, right? So the people living in the harsh subarctic regions such as the Inuit or the Eskimos of the far northern region of the western hemisphere and the Indian Terra del Fuego at the southern end, if you know कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको टेरा डेल फ्यूगोज देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कोल्ड रीजन कि ये अंटार्कटिका के आपको पास मिलेगा, राइट। एंड ट्रेडिशनली कंज्यूम लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ हाई कैलोरीफिक फैटी फूड. अब ये फैटी फूड क्या करते हैं, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द फैट इंसुलेशन एंड दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द बेसल मेटाबॉलिक रेट विच इन टर्न रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा बॉडी हीट. यानी कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ाता है, दिस हाई कैलोरीफिक फैटी फूड एंड फैट इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है, राइट। और बेसल मेटाबॉलिक रेट हमने पहले ही देख लिया, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द मेटाबॉलिज्म व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, राइट. And our adaptation against the cold chiefly consists of narrowing down of the blood vessels of the extremities of the body including the skin. जो हमने देख लिया है वास्को कॉन्ट्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, राइट. तो ये सारे चेंजेस है. ब्रॉडली अगर आपको लिखना है कि एडेप्टेशंस कौन कौन से होंगे रिलेटेड टू द कोल्डर एनवायरनमेंट, आप इन तीनों को लिख सकते हैं. एक्लेमेटाइजेशन ऑफ कोल्ड की अगर आप बात करें तो दैट इज ऑल्सो लाइक सिमिलर टू दी अडेप्टेशन, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं. और जब अडेप्टेशन होता है तो उसमें कहीं ना कहीं आपके कुछ जेनेटिक रोल्स भी प्ले करते हैं, बट हेयर इन केस ऑफ एक्लेमेटाइजेशन ये समय के साथ इरिवर्स भी हो जाता है. बट देयर कैन बी ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म एक्लेमेटाइजेशन. लॉन्ग टर्म एक्लेमेटाइजेशन का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ऑफ द अमाज या द कोरियन जापानीज वुमेन डाइवर. अब ये क्या करती हैं, दे पुट देमसेल्व्स इनटू अ वेरी हार्शर एनवायरनमेंट इन विच दे डाइव इनटू the cold water that is up to like 10 degrees Celsius ठंडा पानी होता है उसमें they dive, and they start this diving at the age of 12 years of age and continue it until the past 50 years of age. तो can you see कि इतने टाइम तक ये उतने ठंडे पानी में डाइव करती हैं in just swim suit which is made up of cotton only. तो this help them in acclimatizing with सर्टन कोल्डर इन्वायरमेंट. ऑफकोर्स इसके साथ भी और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, मे बी लाइक आप वो फूड हैबिट से चेंज की बात कर ले और सारी चीज़ें हो गई, बट दे ऑल्सो डू सर्टन काइंड ऑफ एन थिंग्स टू एक्लिमेटाइज विद द कोल्ड, राइट. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. देन कल्चरल एडेप्टेशन की अगर आप बात करें तो कल्चरल एडेप्टेशन में भी अगेन यहाँ पे समथिंग विल रिलेट टू द फूड हैबिट, समथिंग विल ऑल्सो रिलेट टू द क्लोथिंग कंडीशन एंड समथिंग विल रिलेट टू द हाउसिंग एज वेल, राइट. तो अब इसमें क्या होता है दैट मच मोर एफिशिएंट कल्चरल रिस्पॉन्स टू द एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर इज द यूज ऑफ इंसुलेटिंग क्लोथिंग, houses and fire, and people all over the world also adapt by limiting outdoor activities to warmer time of the days. तो ये कल्चरल एडेप्टेशन है कि आप उस तरीके का कुछ काम चुने जो कि आपको ठंड में बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े. यू कुड लाइक रिमेन इनसाइड योर होम सेफली when the environment is very cold outside. तो ये भी कुछ तरह की cultural adaptation है because they are also related to the kind of a job that you are doing, right? And in some societies, sleeping in family groups with the bodies pushed against each other is also done in order to minimize the heat loss during the cold months of the year. So again, this is also फॉर्म ऑफ कल्चरल एडेप्टेशन. और कुछ शेल्टर्स के तरीके होते हैं, जैसे आप इग्लूज़ की बात कर ले. इग्लूज़ हेल्प्स इन कीपिंग द इन्यूट्स वार्मर एंड कंपेयर टू द अदर मटेरियल्स ऑफ द क्लोथिंग्स भी होती है दैट आल्सो हेल्प्स देम इन कीपिंग द बॉडी वार्म. एंड
सब कुछ हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लें तो देर इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनीज. अब ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनीज को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इनका एक टिपिकल सा सिस्टम होता है और इनको दो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस ये फेस करते हैं ड्यूरिंग द डे एंड द नाइट. डे टाइम्स में यहाँ पे इनको हीट स्ट्रेस होता है एंड एट द नाइट टाइम दे फेसेस सम काइंड ऑफ एन मॉडरेट cold stresses. And as they wear no clothing and did not build shelter, the heat against the cold stress is provided by the sleeping fires. So ये जो ऑस्ट्रेलियन एब्रोजिनीज होते हैं ये आपको ऑस्ट्रेलिया में जहाँ देखने को मिलेंगे एंड दे आर मोस्टली पीपल. आप सेंटिनलीज को कंपेयर करके देख सकते हैं तो सेंटिनलीज में भी आपने देखा है दैट दे डोंट वेयर क्लोथिंग्स एंड दे डोंट बिल्ड लाइक शेल्टर्स और सो एंड सो. उसी तरह से आपको इनके केस में भी देखने को मिलेगा. देन हाउ डू दे प्रिवेंट सच थिंग्स? दे डू और दे प्रिवेंट द कोल्ड स्ट्रेसेस बाय प्रोवाइडिंग themselves with some kind of an heating arrangement, or in the family members also they sleep in groups to keep themselves warm. And they also experience continuous vasoconstriction throughout the night which prevents them from the excessive internal heat loss. अब ये रात के टाइम पे वास्को कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमने देखा है वास्को कॉन्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मेथड टू कीप द बॉडी टेम्परेचर एट पेस, राइट. और वहीं आपके जो बुशमैन ऑफ द कलहारी डिजर्ट है इनका भी सेम आपका है ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनीज की तरह ही. ये भी दो अलग अलग टाइम के क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं. रात में इनको ठंड रहती है एंड सुबह के टाइम में they faces some kind of an heat stress also, right? And they have been able to create a microclimate around their body that is close to the thermoneutral temperature of 25 degrees Celsius through efficient use of fire and skin clocks during cold night. And they sleep in a group of 3 to 4 in families or in a single sex groups. And the heat is made up of grass brought up in the places in a half circle as a windbreaker. तो basically अगर आपको इन दो टेम्परेचर स्ट्रेसेस को एक साथ दिखाना है तो आप ये एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हैं. और स्कीमोज का तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ ही है और ये डिटेल्स आप लिख सकते हैं कि स्कीमोज हाउ दे मेक इग्लूज एंड हाउ दे मेंटेन द टेम्परेचर आउट देयर. और क्लोथिंग के लिए भी वो किस मटेरियल का यूज़ करते हैं दैट यू कैन सी. और सील स्किन्स का भी यूज़ करते हैं. अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं दैट दे यूज़. हम उतने ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे बट हाँ इतनी सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ मेंशन आउट देयर दैट यू कैन डेफिनेटली यूज़ एंड राइट. So now let's see a case study. अब ये case study जो हॉन्शूज ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका के ट्राइब्स हैं, they are basically the hunter and gatherers tribes, इनसे जुड़ी हुई हैं. And they also face to certain kind of environmental conditions or you can say weather condition, climatic conditions. तो दिन के टाइम पे इनको warm stress feel होता है and रात के टाइम पे they feel the cold stresses, right? So because of that they have adapted and they have developed a thick fat insulation. Thick fat insulation कहाँ पे? In and around their vital body organs. और ये vital body organs ज़्यादातर chest और abdomen region में ही देखने को मिलेंगे, right? So इसकी वजह से क्या होता है? They are able to protect them and at the night time जब temperature बहुत ज़्यादा down हो जाता है तो they do take help of the firewoods और जो इनके family members है they used to sleep together to provide each other with the insulation. और ये वाली कंडीशन मतलब जस्ट विद द थिक फैट इंसुलेशन दे आर बीइंग एबल टू सर्वाइव बेटर. दिस इज़ बिकॉज कि इनका जो टेम्परेचर है ये वेरिएबल होता रहता है. दिन के टाइम पे कुछ और, रात के टाइम पे कुछ और. अगर यही टेम्परेचर दिन रात दोनों टाइम पे फ्रीजिंग होता, कोल्ड स्ट्रेसेस रहते, देन दिस सिंगुलर थिक फैट इंसुलेशन वुड नॉट हैव वर्क. इनको अदर एक्लेमेटाइजेशन भी करने की ज़रूरत पड़ती. लेकिन चूंकि इनका टेम्परेचर बस रात में ही डाउन जा रहा है तो बस इनके वाइटल बॉडी ऑर्गन सुरक्षित है. लाइक अदर बॉडी पार्ट्स आर काइंड ऑफ एन टेकन केयर, ठीक है, अदर जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके हेल्प से. और अगर ये दिन भर इनका फ्रीजिंग एनवायरनमेंट रहता तो उस केस में तो इनके फिंगर्स टोज ये सारे फ्रॉस्ट बाइट से ख़त्म हो जाते हैं. सिंस दे आर दी हंटर एंड गैदरर्स इनके लिए इनके फिंगर्स टोज दे आर लाइक काइंड ऑफ एन वेरी मच इंपॉर्टेंट. लाइक इनके लिए क्या मतलब सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ द केस स्टडीज रिगार्डिंग द टू टेम्परेचर डिफरेंसेज. तो ये आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड में भी एंड हॉट में भी, या कॉन्ट्रैक्शन दिखाने के लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं. अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड. तो अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना है कि ह्यूमन बॉडी पे कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं विद द चेंजिंग हाइट. सो अगर हम बात करें अलग अलग एल्टीट्यूड्स की, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द 5000 फीट, दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द सी लेवल. तो 5000 फीट तक देयर वुड बी नो इफेक्ट और द चेंजेस इन द ह्यूमन बॉडी. बट इसके पहले एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ. देयर आर लाइक सम certain terms that you need to know. There is a PO2. अब ये PO2 का क्या मतलब है? PO2 is the representation of the concentration of oxygen in the blood.
right? And there is also another term you call it as hypobaric hypoxia. अगर आप बस hypoxia भी बस याद रखें तो काम चल जाएगा. Hypoxia is basically the ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है. जब आपके बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई मिलनी कम हो जाती है तो दैट यू कॉल्ड एज द हाइपोक्सिया. सो नाउ कमिंग बैक टू हियर, अगर आप 10,000 फीट की बात करते हैं तो 10,000 फीट तक भी आपको हाइपोक्सिया देखने को नहीं मिलेगा. और यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ब्लड में दैट इज somewhat around 60 mmHg, although 80 mmHg is considered to be the minimum range that is considered to be normal, but इतना भी चल जाता है, it's considered to be like kind of an okay zone. Then 15,000 feet तक अगर आप जाएंगे तो here you can observe certain moderate hypoxia with cardiovascular system and respiratory symptoms, ठीक है. यानी कि आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे दैट इज रिलेटेड टू योर हार्ट बीट्स एंड ऑल दोज थिंग्स. और मॉडरेट हाइपोक्सिया तो होगा ही होगा. वहीं आप 18,000 फीट तक जाएंगे तो यहाँ पे सिवियर हाइपोक्सिया विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देन 20,000 तक हाइपोक्सिया और भी बढ़ जाएगा. देन 30,000 फीट तक तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा. तो दीज आर सर्टन रेंजेस, आपको एज इट इज़ इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हियर दी पर्पस वॉज टू टेल यू कि इतने सारे चेंजेस आते हैं. अब ये चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज एज वी नो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो लाइक हाइट के अनुसार जो प्रेशर है वो कम होता जाता है एंड द एयर लाइक इट्स बिकम थिनर, राइट. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं घटता है, ये बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आपके 21% आपको एयर में देखने को मिलेगा. तो चाहे वो आपके एयर हिमालय के ऊपर की हो या फिर ओशन लेवल पे, आपको 21% ही देखने को मिलेगा. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेशर. द प्रेशर विल बी लोअर एट द हायर एल्टीट्यूड एंड हायर एट द लोअर एल्टीट्यूड. सो दैट्स द अपोजिट, ठीक है. और जो एयर होता है दैट इज थिनर एट द हायर लैटिट्यूड or altitude. So there are two major kinds of an environmental stresses at the high altitude for the women. क्या क्या होते हैं? पहला तो ये होता है कि there is an alternating daily extreme of climate that often ranges from hot sunburning days to freezing night. आप लद्दाख का एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं. लद्दाख में you will find scorching heat during the daytime. या आप लाहौल स्पीति की भी बात कर ले, वहाँ पे भी आपको दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी. और वहीं जब रात की बात करते हैं तो रात पे यू विल फाइंड द फ्रीजिंग नाइट्स. एंड इन एडिशन द विंड्स आर ऑफन स्ट्रॉन्ग एंड द ह्यूमिडिटी इज लो रिजल्टिंग इन अ रैपिड डिहाइड्रेशन. हमने देखा ह्यूमिडिटी लो होगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो बॉडी हीट को रिलीज़ करेगी और जो आपकी बॉडी वाटर रिलीज़ करेगी दैट विल बी मोर देन इनफ. और वो एयर को सैचुरेट करने के लिए काफ़ी नहीं होगी बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज़ ऑलरेडी वेरी लो. सो यू माइट फेस डिहाइड्रेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देन सेकेंड, द प्रेशर इज़ लोअर and this is usually the most significant limiting factor in high mountainous region. अब प्रेशर लो होता है तो उससे क्या होता है? प्रेशर लो होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत होती है. ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत होगी तो अल्टीमेटली जो आपका पूरा का पूरा बॉडी फंक्शन है वो डिसरप्ट होगा. इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे. सो अलग अलग स्टेजेस होते हैं in which the person get acclimatized to or get adapted to the high altitude. Mostly acclimatize word कहना यहाँ पे ज़्यादा सही होगा कि आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हाउ डू यू एक्लिमेटाइज यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम देखेंगे. और जहाँ एडेप्टेशन की बात आएगी तो एडेप्टेशन में हम एट द एंड कुछ केस स्टडीज देखेंगे where you will find there are certain genes that is also responsible for adaptation to the higher altitude. क्योंकि हायर एल्टीट्यूड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं वो उन जीन्स की हेल्प से पूरी होती है एंड विद द जनरेशन दे गेट अडेप्टेड टू इट. अब सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशंस क्या क्या प्रिवेल करती हैं व्हेन यू मूव ऑन टू द हाई एल्टीट्यूड. सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ड्रॉप हो रखा होता है एट द हायर लैटिट्यूड, altitude, I pronounce it latitude every time, altitude, ठीक है. And there's a shortage of oxygen to the tissues and the biological adjustment tends to correct the shortages. अब हमने होम्योस्टैसिस पढ़ा है. तो होम्योस्टैसिस हर एक कंडीशन में जिसमें भी आपके बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग से कोई भी डिस्ट्रप्शंस होती है तो बॉडी ट्राइज टू ब्रिंग इट ऑन टू दी नॉर्मल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एयर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, देन ऑटोमेटिकली आपके बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट्स शुरू हो जाएंगे. लाइक हाउ यू कैन गेट अडेप्टेड टू इट, ये बॉडी अंदर से फंक्शन करना शुरू कर देगी.
And when we travel to the high mountainous regions, our bodies initially develop inefficient physiological responses, and there is an increase in breathing and the heart rate to as much as double even while resting. अब ये क्यों होता है? बिकॉज एज वी नो कि जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है और बॉडी को आपको नॉर्मल में लाना है, तो बॉडी क्या करेगी? अल्टीमेटली आपकी ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगी ताकि एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई और ज़्यादा बढ़े. और इवन जब आप अपने आप को ट्रैकिंग पे आप गए होंगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ऐसा ही होता है व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड असेंडिंग दी माउंटेन. ठीक है, तो आप इसको ग्राफिकली इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचे, आपकी जो फिटनेस है उसमें एक रैपिड ड्रॉप देखने को मिलेगा. ठीक है, और ये रैपिड ड्रॉप क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आपके ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं. एंड द पल्स रेट एंड द ब्लड प्रेशर गो अप शार्पली एज आवर हार्ट पंप्स हार्डर टू गेट मोर ऑक्सीजन टू द सेल. एंड दीज आर स्ट्रेसफुल चेंजेस स्पेशली फॉर द पीपल विथ वीक हार्ट्स. राइट, तो ये कंडीशन होती है. तो दिस यू कैन मार्क एज द स्टेज 1 और स्टेप 1 एनीथिंग. ठीक है, स्टेप 1 ही आप मार्क कर लीजिए. इस तरीके से होता है. नाउ अब स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में आप सक्सेसफुल एक्लेमेटाइजेशन शुरू कर देते हैं विद द लो ऑक्सीजन प्रेशर. अब ये कैसे होता है? लेटर अ मोर efficient response normally develop as acclimatization takes place. Additional red blood cell and the capillaries are produced to carry more oxygen, and the lungs increases in size to facilitate the osmosis of the oxygen and the carbon dioxide. And there is also an increase in the vascular network of muscles which enhances the transfer of gases. तो these are certain points जो आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि इन वजह से, इन पॉइंटर्स के वजह से एक्लिमेटाइजेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है. क्योंकि ब्लड को क्या चाहिए? ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए. ऑक्सीजन सप्लाई उसको कब मिलेगी? जब आपके रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो होंगे. अगर एडिशनल रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाए तो इट विल हेल्प इन गेटिंग मोर ऑक्सीजन. और वहीं लंग का साइज अगर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो उससे आपको मदद मिलेगी इन ऑस्मोसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज वी नो कि आपके लंग के सिस्टम के अंदर देयर इज ब्रोंकाइल्स जो कि आपको एयर और ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करते हैं और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में भी मदद करते हैं. राइट, तो वी वॉन्ट गो ऑन टू कि ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है. बट या यू शुड नो दिस मच एटलीस्ट टू हैव एन आइडिया कि एक्लिमेटाइजेशन किस तरीके से होता है. नाउ एट द थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज होगा. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड स्टेज. तो अब इस थर्ड स्टेज पे क्या होता है? सक्सेसफुल एक्लिमेटाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पे क्या था? बिगिनिंग हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. However, successful acclimatization rarely result in the same level of physical and mental fitness that was typical of altitude close to the sea level. Strenuous exercise and memorization tasks still remain more difficult, and in addition the rate of miscarriages in the usually higher altitude above 2 miles because fetus receive less oxygen from their mother. अब अगेन ये कुछ क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है कि हाई एल्टीट्यूड पे मिसकैरेजेस के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है. यू शुड बी एबल टू एलैबोरेट इट. बट ये एक्लेमेटाइजेशन तो हो जाता है, बट आपको इतना याद रखना है कि एक्लेमेटाइजेशन डिडंट हैपन टू अ लेवल to the people who are actually adapted to that kind of an environment. जैसे आप शेरपाज या उन जैसे लोगों की बात करते हैं जो उन जगहों पे हज़ारों सालों से रह रहे हैं, जिनके पूर्वज वहीं से रह रहे हैं, मतलब वो नहीं रह रहे, उनके पूर्वज वहाँ पे रह रहे हैं एंड दे जस्ट बोर्न एंड बॉट अप देयर ओनली. तो उनके लेवल को आप मैच नहीं कर पाओगे, बट या स्टिल यू विल बी बेटर एबल टू सर्वाइव आउट देयर. ठीक है, देन अब जो एंड स्टेज है, अब आपकी एक्लिमेटाइजेशन तो हो गई, लेकिन आप वापस भी तो आओगे. राइट, आप वहीं पे तो नहीं रहने वाले, क्योंकि आप तो गए थे ट्रैक करने, आपको अब नीचे भी आना है. एंड ऑन रिटर्निंग टू द सी लेवल आफ्टर सक्सेसफुल एक्लिमेटाइजेशन टू द हाई एल्टीट्यूड, द बॉडी यूजुअली हैज मोर रेड ब्लड सेल एंड द ग्रेटर लंग एक्सपेंशन कैपेबिलिटी than necessary. And since this provides athlete in endurance sport with competitive advantage, many countries maintain and sport training center in the mountain. Again, this can come as a kind of an question marker, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस देके पूछ लिया जाए कि स्पोर्ट्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए हाई एल्टीट्यूड प्रेफर क्यों किया जाता है. बिकॉज हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, आपकी जो लंग कैपेसिटी होती है और जो रेड ब्लड वेसल्स होते हैं कैरिंग द ऑक्सीजन, उनकी नंबर्स बढ़ जाते हैं. एंड दैट हेल्प्स यू इन परफॉर्मिंग मच बेटर, much more physical and strenuous exercises. Right,
और एक्टिविटीज़. सो इसीलिए आपने अगर मूवी देखी हो लाइक मैरी कॉम, इन दैट देयर वाज अ सॉन्ग नेम्ड लाइक सलाम इंडिया, उसमें भी आपने देखा होगा मैरी कॉम लाइक द प्रियंका चोपड़ा, शी वाज डूइंग द ट्रेनिंग इन मनाली और समवेयर, राइट. तो अगर वो ट्रेनिंग वहाँ पे कर रहे थे, जनरली ऐसा ही होता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनको जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग दिलाई जाती है फॉर दिस रीज़न. सो इफ़ दिस कम्स एज अ क्वेश्चन यू शुड बी डेफिनेटली एबल टू आंसर दिस. तो अब क्या होता है कि एक बार तो आप यहाँ पे पहुँचे, ये पूरा का पूरा ग्राफ जो अभी तक हमने देखा, ये पूरा ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं. हाई एल्टीट्यूड पे पहुँचे, फिटनेस ड्रॉप हुई, फिर एक्लेमेटाइजेशन धीरे धीरे शुरू हुआ, सक्सेसफुल एक्लेमेटाइजेशन हो गया, ठीक है. देन सक्सेसफुल एक्लेमेटाइजेशन होने के बाद आप वापस से अपने नॉर्मल लेवल पे आए, व्हेन यू केम बैक टू द सी लेवल, और धीरे धीरे फिर आपका जो नॉर्मल फिटनेस लेवल था वो वापस आया, क्योंकि अभी फिटनेस लेवल तो थोड़ा बहुत हाई हो गया था, राइट. सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि किस तरह से एक्लेमेटाइजेशन होता है, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस. हायर एल्टीट्यूड भी आपके बोथ एक्लेमेटाइजेशन और अडेप्टेशन दोनों पे ही काम करता है. एक्लेमेटाइजेशन अभी अभी हमने जो सारी चीज़ें देखी हैं, दैट यू कैन समराइज ओवर आउट हियर, कि आपकी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है, आपकी आरबीसीज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, आपका लंग सर्फेस एरिया इंक्रीज होता है, सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन भी होता है जो हमने नहीं देखा था, बट यू कैन ऐड दिस वन देयर, ठीक है. सेल्यूलर एक्लेमेटाइजेशन क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी प्रोडक्शन तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को ही करना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी बढ़ जाता है, एंड दैट हैपन्स इंटरनली. एंड आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी आर नॉट गोइंग डीपर इनटू द बायोलॉजिकल पार्ट, कि माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कैसे होता है, क्यों होता है, बिकॉज लाइक मैनी ऑफ द पीपल लाइक आउट सजेस्टेड कि इतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आई एम जस्ट लीविंग आउट देयर, राइट. सो अडेप्टेशन की बात कर लेते हैं. अडेप्टेशन एक्लेमेटाइजेशन तो हमने देख ही लिया है. अब अडेप्टेशन के केसेस में क्या होता है? सो अडेप्टेशन में अगेन बायोलॉजिकल कल्चरल हम दोनों ही देखेंगे. तो बायोलॉजिकल में जो चेस्ट साइज है इज जनरली इंक्रीज टू गिव अ हाई रेशियो ऑफ ventilatory capacity to the high body mass, and their body size is greatly decreased to reduce their body mass, and the size and the weight of the babies born to tend to be smaller, and the high level of nutrition and care do not come in the way. आपने जनरली देखा होगा जो तिब्बत के लोग होते हैं, जो शेरपाज होते हैं, they are like kind of a very smaller in terms of their body shape and size, right. And their heart, particularly the right side of the heart, is greatly increased to ensure the supply of larger amount of blood to the lungs for oxygenation. And the shape of nose, colored skin is an adaptive nose that is shortened to reduce the nasal passageway, and nostrils directed upwards. And the capacity of the hemoglobin to extract oxygen, the pressure of oxygen at which the hemoglobin is saturated, is very low in the Highlanders. So these are the things जो आप याद रख सकते हैं कि ये adaptations होते हैं इन दी हायर लैटिट्यूड पीपल्स. कल्चरल एडेप्टेशन की अगर आप बात करें तो दैट्स मोस्टली रिलेटेड टू द वे दे बिल्ड देयर होम. सो वो रेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं टू हैव द एयर इंसुलेशन एट द बॉटम, राइट. अब हम कुछ देख लेते हैं कंडीशंस प्रिवेलिंग. आप इसको केस स्टडीज़ बोल सकते हैं, एग्जांपल्स बोल सकते हैं. सो अगर आप बात करें कि कंडीशंस की हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट पे, तो हमने ये देख लिया है कि वहाँ पे आपको हॉट एंड कोल्ड ये दोनों कंडीशंस भी फेस करने पड़ सकते हैं, राइट. जैसे कि लेह लद्दाख का हमने एग्जांपल लिया, और या तो लाहौल स्पीति का एग्जांपल लिया. तो इन लेह लद्दाख माउंटेन वन कैन गेट फ्रॉस्ट बाइट एंड हीट स्ट्रोक एट द सेम टाइम, and in addition to that, increasing altitude has a lower density of atmosphere, leading to the rarefaction of the air and increase in the distance between the molecules. यानी कि हमने देखा कि lower density rarefaction is nothing but just the lowering the density of the air only. और अगर air density low हो जाएगी तो जाहिर सी बात है hypoxic conditions आपको देखने को मिल सकती हैं. And biological adaptation to such environment can be seen the people living at 4,000 meter for many generations. यानी कि बायोलॉजिकल एडेप्टेशन धीरे धीरे हो जाता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी वहीं पे रहते थे. तो अल्टीमेटली जो आपके ब्लड वेसल्स है, आपके लंग कैपेसिटी है, जो हमने देखा है बायोलॉजिकल एडेप्टेशन में, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली दे स्टार्टेड गेनिंग, राइट. जैसे कि आपकी जो एंडीज़ माउंटेन है, एंडीज़ माउंटेन भी आपको पता है कि दे आर लोकेटेड इन दी बोलोविया एंड पेरू. और हिमालयन रीजन या एंडीज़ के जो लोग हैं, इनमें जो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन लेवल होता है दैट इज़ इंक्रीज्ड, जो कि हम बायोलॉजिकल एडेप्शन है उन्हीं की बात करें. वी आर नॉट टॉकिंग समथिंग वेरी डिफरेंट. बस जस्ट हम कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करें, ताकि अगर आप उनको केस स्टडी के तौर पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं. तो इंडीज़ के लोग हो गए, या फिर आपके हिमालयन लेह लद्दाख के लोग हो गए, इनमें आपको जनरली हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा. Also, their lung capacity is also greater in compared to the other people in the lower reaches, right? And the increasing the oxygen carried by the blood,
जाहिर सी बात है कि अगर इनकी हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगी, लाइक आरबीसी ज़्यादा होंगे, लंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अल्टीमेटली उनकी ज़्यादा होगी। और नेपाल और तिब्बत के बारे में अगर बात करें तो नेपाल और तिब्बत में भी लोगों ने कुछ ऐसे अडेप्टैशंस किए हैं सो दैट टू ओवरकम द challenges living in that particular environmental conditions. यहाँ पे भी increased breathing rate to take more oxygen inside and have broader arteries and capillaries leading to the increased blood flow and oxygen availability to the body part. And the Tibetan peoples have more oxygen processing genes as compared to the normal man. As I told you, there are certain genes also which is responsible for such adaptabilities. And against cold, native highlanders have biological adaptation mechanisms like vasocontraction, vasodilation, metabolic differences, and most importantly, changes in the body shape and size to better adapt to the harsh condition of the lower temperature. तो अगर आपको इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना हो कि कैसे बायोलॉजिकल अडेप्टेशन हो जाते हैं टू दी पीपल हु आर नेटिव टू सर्टन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस, तो वहाँ पे आप यही सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं एक एक करके कि आरबीसीज नंबर बढ़ जाता है, लंग की एक्सपेंशन हो जाती है, देन आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ऑल्सो देर आर सर्टन जीन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और इसके अलावा वास्को कंट्रैक्शन और वास्को डायलेशन भी होता है बिकॉज वी हैव सीन कि एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर फेसिंग बोथ टू काइंड्स ऑफ एन चेंजेस, एक दिन के टाइम पे और एक रात के टाइम पे, और मेटाबॉलिक डिफरेंसेस भी होते हैं इन कंपेयर टू दी अदर काउंटर पार्ट्स। तो ये सारे कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड हियर इज़ दी जीन्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो ये शेरपा का एग्जाम्पल लिया गया है, तो इसको शेरपा जीन भी कहते हैं, ऑल्दो द साइंटिफिक नेम इज़ EPAS1 जीन्स, ठीक है। तो दिस EPAS1 जीन्स इज़ काइंड ऑफ एन रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग अडेप्टेड टू दी हायर एल्टीट्यूड्स एनवायरमेंट, और ये शेरपा का एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। And with this, we have finished the entire 9.7, and I'll be coming up with the next lecture very soon. Thank you so much.